हाय फ्रेंड्स, आज हम बिहेवियर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉनिक और विनाशकारी संचार। इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में काफी अच्छी जानकारी प्राप्त हो। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक हमारा इलेक्ट्रॉनिक तथा विनाशकारी संचार। इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम जैसे हमारे इंटरनेट, ईमेल, सोशल मीडिया और स्मार्टफोन, इनके दुरुपयोग से जब संगठनात्मक उत्पादकता, सुरक्षा और संस्कृति को नुकसान पहुंचता है। क्या है हमारे, जैसे हमारे इंटरनेट है, ईमेल है, सोशल मीडिया या फिर स्मार्टफोन की दुरुपयोग से जब संगठनात्मक उत्पादकता या फिर सुरक्षा संस्कृति को नुकसान पहुंचता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विनाशकारी संचार या फिर डिस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन कहा जाता है। अब हम देखेंगे जो हमारे ऐसे कौन-कौन से रूप है जिनके माध्यम से जो हमारे विनाशकारी संचार हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विनाशकारी संचार के कौन-कौन से रूप है उनकी बात करते हैं। तो हमारे सबसे पहले आता है साइबर स्लैकिंग। साइबर स्लैकिंग की बात करें तो साइबर स्लैकिंग क्या है? तो साइबर स्लैकिंग एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हमारे कर्मचारी या फिर हमारे छात्र अपने काम या पढ़ाई के घंटों के दौरान, ये क्या है, अपने काम या फिर पढ़ाई के घंटे के दौरान उत्पादक कार्य करने की बजाय व्यक्तिगत उपयोग के लिए इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों का उपयोग करते हैं। ये क्या करते हैं, हमारे काम या फिर पढ़ाई के घंटे के दौरान क्या है, उत्पादक कार्य करने की बजाय क्या करते हैं, व्यक्तिगत उपयोग के लिए इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों का उपयोग करते हैं। और इसे गोल्ड ब्रेकिंग या फिर साइबर लॉफिंग भी कहा जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, हमारे इसे गोल्ड ब्रेकिंग या फिर हमारे साइबर लॉफिंग भी कहा जाता है। यह है हमारे विनाशकारी संचार का एक अदृश्य रूप है। नॉर्मली इसे देखा नहीं जा पाता, लेकिन फिर भी ये होता है। जो क्या करता है, संगठन की उत्पादकता और नेटवर्क, क्या जो संगठन की उत्पादकता और नेटवर्क सुरक्षा दोनों को ही भारी नुकसान पहुंचाता है। अब हम देखेंगे साइबर स्लैकिंग के कौन-कौन से रूप होते हैं। साइबर स्लैकिंग के रूप की बात करें तो विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं के अनुसार साइबर स्लैकिंग को 3 मुख्य श्रेणियों में बाँटा जाता है। क्या साइबर स्लैकिंग को क्या 3 मुख्य श्रेणियों में बाँटा जाता है? पहली ये होती है हमारी श्रेणी माइनर साइबर स्लैकिंग, जिसमें क्या होता है, हमारे कार्य समय के दौरान, क्या कार्य समय के दौरान व्यक्तिगत ईमेल भेजना, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग करना या फिर ऑनलाइन शॉपिंग करना या फिर समाचार पढ़ना हमारे माइनर साइबर स्लैकिंग के अंतर्गत आता है। मतलब बहुत छोटे लेवल का साइबर स्लैकिंग है। दूसरा आता है हमारे कौन सा, मेजर साइबर स्लैकिंग। तो कार्यालय के नेटवर्क पर ऑनलाइन जुआ खेलना, मतलब गैम्बलिंग करना, अनाधिकृत या फिर अश्लील साइटों पे जाना या फिर अवैध रूप से जो पायरेटेड फाइलें हैं के डाउनलोड करना हमारे मेजर साइबर स्लैकिंग कहलाती है। तीसरी श्रेणी आती है हमारी वर्चुअल मनोरंजन। क्या आती है, तीसरी श्रेणी आती है हमारी वर्चुअल मनोरंजन की बात करें तो काम के कंप्यूटर या फिर फोन पर, या काम के कंप्यूटर या फोन पर ऑनलाइन वीडियो गेम खेलना या वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जैसे हमारे यूट्यूब या नेटफ्लिक्स का उपयोग करना हमारे वर्चुअल मनोरंजन की श्रेणी में आता है। तो हमने साइबर जो स्लैकिंग है इसके 3 रूप देखे। पहला रूप था हमारा माइनिंग साइबर स्लैकिंग, दूसरा हमारा मेजर साइबर स्लैकिंग और तीसरा वर्चुअल मनोरंजन। अब हम देखेंगे कार्यस्थल और संगठन पर इसके जो विनाशकारी प्रभाव पड़ता है उसकी बात करें। तो इलेक्ट्रॉनिक संचार का ये जो दुरुपयोग है संगठनों के लिए बहुत ज्यादा अत्यधिक विनाशकारी साबित होता है। तो बात करें कैसे, बात करें तो इससे उत्पादकता में गिरावट आती है। इससे क्या होता है, उत्पादकता में गिरावट आती है, मतलब कार्य के घंटों में कमी आती है जिससे हमारे प्रोजेक्ट्स में देरी होती है और वित्तीय नुकसान होता है। इसमें क्या होता है, कार्य के घंटों में कमी आती है जिससे प्रोजेक्ट्स में देरी होती है और वित्तीय नुकसान भी होता है। फिर नेटवर्क जो बैंडविड्थ है इसकी बर्बादी होती है। वीडियो स्ट्रीमिंग और डाउनलोडिंग की वजह से कार्यालय का इंटरनेट धीमा हो जाता है जिससे जरूरी काम रुकते हैं। जरूरी काम होते हैं वो रुकते हैं, क्यों? क्योंकि इंटरनेट की स्पीड धीमी हो जाती है। साइबर सुरक्षा के खतरे की बात करें तो अनाधिकृत वेबसाइटों पर जाने से मेलवेयर, वायरस और रैनसमवेयर का हमला होने का जोखिम बढ़ जाता है। जो अनाधिकृत वेबसाइट होती है उन पर जाने से क्या होता है, मेलवेयर, वायरस और रैनसमवेयर का हमला होने का जोखिम बढ़ जाता है। कानूनी लायबिलिटी की बात करें कि यदि कोई कर्मचारी कार्यालय के नेटवर्क से अवैध गतिविधियां या फिर मानहानि करता है तो संगठन क्या है, कानूनी विवादों में फंस सकता है। तो हमने देखा साइबर स्लैकिंग के जो हमारे संगठन और कार्यस्थल पर कौन कौन से प्रभाव पड़ सकते हैं। अब साइबर स्लैकिंग को रोकने के कौन कौन से उपाय हो सकते हैं उनकी बात करें तो कंपनियां और हमारे जो शैक्षणिक संस्थान है इस विनाशकारी व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए बहुत सारे कदम उठा सकते हैं। तो बात करें कौन कौन से कदम है। पहला है स्पष्ट इंटरनेट उपयोग नीति। तो संगठन को शामिल होने के समय ही क्या कर्मचारी को ये बताना चाहिए कि कार्यस्थल पर इंटरनेट का कितना और कैसा उपयोग स्वीकार्य है, मतलब किस लेवल तक वो इंटरनेट का उपयोग कर सकता है कार्यस्थल पर। फिर वेब फिल्टरिंग और फायरवॉल की बात करें तो उन्नत फायरवॉल का उपयोग करके सोशल मीडिया, गेमिंग और मनोरंजन वाली जो साइटें हैं उनको ब्लॉक कर देना चाहिए। फिर गतिविधि की निगरानी की बात करें, मॉनिटरिंग टूल्स की, तो उत्पादकता ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करना चाहिए। क्या? उत्पादकता ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करना
जो क्या करता है, काम के घंटों के दौरान स्क्रीन और ऐप यूजेज को रिकॉर्ड करता है कि कितनी स्क्रीन देखी गई है। इसके बारे में पता लगाया जाता है किसके माध्यम से, उत्पादकता ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करके। फिर आती है हमारी क्या, सकारात्मक कार्य वातावरण की। तो कभी-कभी कर्मचारी क्या काम के तनाव से निपटने के लिए, या कभी-कभी कर्मचारी क्या काम के तनाव से निपटने के लिए साइबर स्लैकिंग करते हैं। इसलिए उन्हें क्या नियमित रूप से छोटे ब्रेक और मानसिक राहत के साधन दिए जाने चाहिए। तो सकारात्मक कार्य वातावरण भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि कभी-कभी क्या कर्मचारी काम का जो तनाव होता है उससे निपटने के लिए साइबर स्लैकिंग करते हैं। इसलिए क्या उन्हें नियमित रूप से छोटे-छोटे ब्रेक दिए जाने चाहिए और मानसिक राहत के साधन भी दिए जाने चाहिए। अब हमारा आईटी अधिनियम है, वो क्या कहता है और कानूनी पहलू इसके बारे में क्या कहते हैं, इसकी बात करें। तो भारत में साइबर स्लैकिंग और कार्यस्थल पर इंटरनेट के दुरुपयोग से जुड़े मुख्य कानूनी प्रावधान कौन-कौन से हैं, उनकी बात करें। पहला कानूनी प्रावधान आता है कंपनी का निगरानी अधिकार। तो कानूनन कंपनी के स्वामित्व वाले जो उपकरण होते हैं, जैसे हमारे लैपटॉप होते हैं, डेस्कटॉप होते हैं और जो नेटवर्क है, उन पर कर्मचारियों की गतिविधि की निगरानी करना निजता का उल्लंघन नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे उपकरण, चाहे लैपटॉप हो चाहे डेस्कटॉप हो, ये सब के सब क्या है, कंपनी के स्वामित्व में रहते हैं, इसलिए इसे निजता का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। फिर धारा 43 की बात करें, जो हमारा आईटी अधिनियम 2000 की है, ये क्या कहती है कि यदि कोई कर्मचारी बिना अनुमति कंपनी के कंप्यूटर सिस्टम से डेटा डाउनलोड करता है या फिर कॉपी करता है, तो उसे हर्जाना देना पड़ सकता है। बात करें धारा 66 क्या कहती है, आईटी अधिनियम 2000 की धारा 66 क्या कहती है, कंप्यूटर संबंधी अपराध। यदि कोई कर्मचारी कंपनी के सिस्टम को हैक करता है या फिर डैमेज करता है, तो उसे 3 साल की जेल या फिर 5 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। तो उसे क्या 3 साल की जेल या फिर 5 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। धारा 67 की बात करें अश्लील सामग्री को लेकर, जो हमारे धारा 67 है, वो क्या कहती है कि कार्यालय के नेटवर्क पर प्रतिबंधित या फिर अश्लील सामग्री देखना या शेयर करना पूरी तरह से गैरकानूनी होता है। कॉर्पोरेट देयता धारा 85 के अंतर्गत देखें, यदि कर्मचारी के साइबर स्लैकिंग से किसी तीसरे पक्ष को नुकसान होता है, एक कर्मचारी क्या साइबर स्लैकिंग की और इससे क्या तीसरे पक्ष को नुकसान होता है, तो कंपनी भी उतनी ही जिम्मेदार मानी जा सकती है। इसलिए क्या सख्त पॉलिसी होना अनिवार्य है। तो ये हमने देखा आईटी अधिनियम 2000 है, उसके अंतर्गत जो कानूनी पहलू और जो उसके धाराएं थी, उनकी बात हमने की। अगली हमारी आती है कौन सी, साइबर लोफिंग। साइबर लोफिंग की बात करें तो साइबर लोफिंग क्या होता है, तो साइबर लोफिंग या फिर साइबर स्लैकिंग दोनों एक ही बात होती है। तो साइबर लोफिंग वो स्थिति होती है जब कर्मचारी के अपने काम के घंटों के दौरान संगठन के इंटरनेट उपकरणों का उपयोग व्यक्तिगत कार्य के लिए करते हैं, और ये हमारे अदृश्य और विनाशकारी संचार होता है जो संगठन के समय, धन और नेटवर्क सुरक्षा को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाता है। और लगभग लगभग साइबर लोफिंग और साइबर स्लैकिंग सेम जैसे ही शब्द है। अब बात करें साइबर लोफिंग को कैसे नापा जाए, मतलब साइबर लोफिंग स्केल की बात करें, तो शोधकर्ताओं जैसे हमारे ब्लू और लिम के अनुसार देखें, तो कर्मचारी की इंटरनेट गतिविधियों को उनके विनाशकारी स्तर के आधार पर दो मुख्य श्रेणियों में बांटा जाता है। क्या? जो कर्मचारी है उनकी इंटरनेट गतिविधियों के उनके विनाशकारी स्तर के आधार पर दो मुख्य श्रेणियों में मापा जा सकता है। पहली श्रेणी आती है हमारी कौन सी, सामान्य या फिर लघु साइबर लोफिंग। क्या सामान्य या लघु साइबर लोफिंग? दूसरी बार गंभीर या फिर हमारी प्रमुख साइबर लोफिंग। तो सामान्य और लघु साइबर लोफिंग की बात करें तो व्यक्तिगत ईमेल पढ़ना या भेजना इसके अंदर गतिविधियों को शामिल करते हैं। तो गतिविधियों की बात करें तो इसमें क्या होता है, सामान्य या लघु में व्यक्तिगत ईमेल पढ़ना या भेजना, समाचार या मौसम की जानकारी देखना, ऑनलाइन शॉपिंग जैसे हमारे अमेजन, इस तरह की स्क्रॉलिंग करना, सोशल मीडिया को चेक करना जैसे हमारा इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, व्हाट्सएप है। तो इस तरह की गतिविधियां हमारे सामान्य या लघु साइबर लोफिंग के अंदर आती है। अब बात करेंगे इसका संगठन पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये उत्पादकता को धीमा करता है और काम के से क्या ध्यान को भटकाता है। ये उत्पादकता को धीमा करता है और काम से ध्यान को भटकाता है। दूसरा देखेंगे हमारा जो स्तर है वो हमारा गंभीर या फिर प्रमुख साइबर लोफिंग की बात करेंगे, जिसमें हम डेविएंट या फिर मेजर लोफिंग कहेंगे। तो गतिविधियों की बात करें इसके अंतर्गत ऑनलाइन जुआ खेलना शामिल किया जाता है, गैम्बलिंग को शामिल किया जाता है, नई नौकरी खोजना या फिर आवेदन करना शामिल होता है, पायरेटेड सॉफ्टवेयर, फिल्में या फिर गाने डाउनलोड करना इसके अंदर शामिल होता है, वैस मतलब एडल्ट या फिर हमारे प्रतिबंधित सामग्री देखना, इसके अंदर ये गतिविधियां होती है जो शामिल की जाती है किसमें, गंभीर या फिर प्रमुख साइबर लोफिंग के अंदर। अब देखेंगे संगठन को इससे क्या नुकसान हो सकता है। तो ये अत्यंत विनाशकारी होता है जिससे हमारी गंभीर सुरक्षा और कानूनी जोखिम पैदा होते हैं। तो दो स्केल होते हैं हमारे इसके साइबर लोफिंग के चेक करने के, पैमाना देखा हमने। अब हम देखेंगे साइबर लोफिंग को विनाशकारी संचार क्यों कहा जाता है, या साइबर लोफिंग को विनाशकारी संचार क्यों माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये केवल समय की बर्बादी नहीं है बल्कि संगठन के लिए इसके गंभीर परिणाम होते हैं। पहला नुकसान क्या है? पहला नुकसान होता है छिपी हुई वित्तीय हानि, जो वैम्पायर कॉस्ट की बात करें,
तो कंपनी उस समय भी वेतन देती है जब कर्मचारी इंटरनेट पर समय बर्बाद कर रहा होता है, जिससे बिना आउटपुट के भारी वित्तीय नुकसान होता है। दूसरा नुकसान आता है हमारे सहकर्मियों पर अतिरिक्त दबाव। काम समय पर पूरा न होने से क्या, और टीम के अन्य सदस्यों पर कार्यभार बढ़ता है, जिससे कार्यस्थल पर माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। जिससे क्या होता है, कार्यस्थल पर माहौल क्या तनावपूर्ण हो जाता है। सुरक्षा और डेटा खतरा की बात करें तो असुरक्षित लिंक या फिर पायरेटेड जो साइट्स है, उन पर जाने से कंपनी के नेटवर्क में मेलवेयर या फिर रैनसमवेयर फैलने का कुछ जोखिम रहता है। बैंडविड्थ की समस्या की बात करें तो भारी फाइलें डाउनलोड या स्ट्रीमिंग करने से क्या कार्यालय का इंटरनेट धीमा हो जाता है, जिससे जो आवश्यक व्यावसायिक कार्य बाधित होते हैं। अब हम देखेंगे कर्मचारी साइबर लोफिंग आखिर करते ही क्यों हैं? ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक कारण है जिसकी वजह से कर्मचारी साइबर लोफिंग करते हैं? तो इसे जड़ से खत्म करने के लिए कर्मचारी की मानसिकता को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी हमारे कर्मचारी के अंदर साइबर लोफिंग को कम किया जा सकता है या फिर खत्म किया जा सकता है। पहला तरीका मनोवैज्ञानिक कारण है तनाव से मुक्ति, कोपिंग मैनेजमेंट। काम के भारी दबाव और मानसिक थकान से बचने के लिए, क्या काम के भारी दबाव और मानसिक थकान से बचने के लिए इसे एक ब्रेक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। फिर काम में अरुचि की बात करें, बोर्डम की, तो जब दिए गए कार्य चुनौतीपूर्ण हो, रचनात्मक हो या दिलचस्प नहीं होते, या दिए गए कार्य क्या चुनौतीपूर्ण, रचनात्मक या दिलचस्प नहीं होते, तो उस कर्मचारी का ध्यान आसानी से भटक जाता है। संगठन के प्रति असंतोष की बात करें, यदि कर्मचारी वेतन या फिर प्रबंधन से नाखुश है, यदि कर्मचारी क्या है वेतन या फिर प्रबंधन से नाखुश है, तो वे क्या साइबर लोफिंग को अपना अघोषित हक मान के जानबूझ के क्या है समय बर्बाद करना शुरू कर देते हैं। तो ये हमने मनोवैज्ञानिक कारण देखा कि आखिर कर्मचारी साइबर लोफिंग करते ही क्यों हैं। पहला तनाव से मुक्ति के लिए, दूसरा काम में अरुचि होती है, बोर हो जाते हैं तब, और तीसरा संगठन के प्रति यदि उनको असंतोष हो तब। अब बात करेंगे साइबर लोफिंग को नियंत्रित करने के लिए कौन कौन सी व्यवहारिक रणनीतियां अपनाई जा सकती है। तो सख्ती तो करनी पड़ेगी, तो सख्ती के साथ साथ एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाकर इसे रोका जा सकता है। जैसे कि हमारे कार्य का उचित पुनर्गठन, या कार्य का उचित पुनर्गठन की बात करें, जो डिजाइनिंग की बात करें, तो कर्मचारी को उनकी क्षमता के अनुसार चुनौतीपूर्ण कार्य सौंपे जाने चाहिए। कर्मचारियों को क्या उनकी क्षमता के अनुसार चुनौतीपूर्ण कार्य सौंपे जाने चाहिए। समय की बजाय आउटपुट और स्पष्ट लक्ष्यों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। या समय के बजाय आउटपुट और स्पष्ट लक्ष्यों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो माइक्रो ब्रेक की अनुमति की बात करें, मानसिक थकान से बचने के लिए 5-10 मिनट के आधिकारिक ब्रेक की अनुमति दी जानी चाहिए, ताकि वे फ्रेश होकर काम पर लौट सके। तकनीकी नियंत्रण की बात करें तो मनोरंजन, गेमिंग और सोशल मीडिया साइट, या मनोरंजन, गेमिंग और सोशल मीडिया साइटों पर वेब फिल्टरिंग लागू कर दी जानी चाहिए। जो भी हमारे साइट हैं, जैसे मीडिया, सोशल मीडिया साइट है, गेमिंग है, मनोरंजन, इन पे क्या है वेब फिल्टरिंग लागू कर दी जानी चाहिए। साथ ही क्या स्क्रीन और ऐप यूज है, क्या स्क्रीन और ऐप यूजेज को ट्रैक करने वाले जो उत्पादकता उपकरण है, उनका उपयोग किया जाना चाहिए। फिर जागरूकता प्रशिक्षण की बात करें तो कर्मचारी को साइबर सुरक्षा के प्रति संवेदनशील बनाया जाना चाहिए, और उन्हें बताया जाना चाहिए कि एक छोटी सी लापरवाही, या एक छोटी सी लापरवाही जैसे हमारे फिशिंग लिंक पर यदि वो क्लिक करता है, तो यह क्या है पूरे संगठन को किस प्रकार से खतरे में डाल सकती है। तीसरी हमारी देखते हैं मून लाइटिंग। क्या मून लाइटिंग की बात करें, मून लाइटिंग क्या होता है? तो मून लाइटिंग एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें कोई कर्मचारी अपनी मुख्य, मतलब जो पूर्णकालिक नौकरी है, उसके निर्धारित कार्य घंटों के अलावा चोरी छिपे किसी दूसरी कंपनी के लिए काम करता है, या कोई अन्य स्वतंत्र व्यवसाय करता है, फ्रीलांसिंग काम करता है, तो ये हमारी क्या कहलाती है? मून लाइटिंग कहलाती है। अक्सर ये काम क्या है रात के समय, मतलब रात की रोशनी में, या फिर सप्ताहांत पर किया जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? मून लाइटिंग कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये चांद की रोशनी में, मतलब काम का समय खत्म हो जाता है उसके बाद, मतलब चांद की रोशनी में की जाती है, या फिर सप्ताह के अंत में, मतलब वीकेंड्स पे किया जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? मून लाइटिंग कहते हैं। तकनीकी और आईटी क्षेत्र में, या तकनीकी और आईटी क्षेत्र में इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जैसे हमारे रिमोट वर्किंग, लैपटॉप और हमारी या हाई स्पीड इंटरनेट, इनके बढ़ने से मून लाइटिंग बेहद आसान हो गई है, जिससे हमारे कॉर्पोरेट जगत में क्या है विनाशकारी संचार और आचरण का एक बहुत ही गंभीर रूप माना गया है। अब बात करेंगे जो हमारे मून लाइटिंग है, तो मून लाइटिंग इतना विनाशकारी क्यों है, मतलब मून लाइटिंग को विनाशकारी क्यों माना जाता है, इसकी बात करें तो संगठनों के दृष्टिकोण से मून लाइटिंग केवल समय का दुरुपयोग नहीं है, बल्कि इसके बहुत सारे विनाशकारी प्रभाव भी पड़ते हैं। जैसे हितों का टकराव, मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें, जब कोई कर्मचारी अपनी मूल कंपनी के जो प्रतिद्वंदी है, कंपटीटर है, उनके लिए काम करने लगता है, तो व्यवसायिक हितों पर गंभीर टकराव पैदा होता है। तो क्या होता है? हमारे व्यवसायिक हितों पर गंभीर टकराव पैदा होता है। फिर डेटा और गोपनीयता के उल्लंघन की बात करें, जिसे हम डेटा ब्रीच कहते हैं, तो कर्मचारी के अनजाने में या फिर जानबूझ के, या कर्मचारी अनजाने में या जानबूझ के एक कंपनी के संवेदनशील डेटा, बौद्धिक संपदा आईपी, या फिर हमारे इलेक्ट्रॉनिक कोड का उपयोग दूसरी कंपनी के प्रोजेक्ट में कर सकता है। तीसरा हमारा इसका नुकसान देख सकते हैं बर्नआउट, या फिर
कम उत्पादकता प्रोडक्टिविटी लॉस की बात करें तो दो जगहों पर लगातार काम करने से कर्मचारी शारीरिक और मानसिक रूप से थक जाता है, बर्नआउट हो जाता है, जिससे हमारे मुख्य नौकरी में उसके काम की गुणवत्ता गिर जाती है। बात करें हमारे कंपनी के संसाधनों के दुरुपयोग की, तो दूसरी कंपनी का काम करने के लिए मुख्य कंपनी के लैपटॉप, इंटरनेट या सॉफ्टवेयर लाइसेंस या फिर अन्य जो इलेक्ट्रॉनिक टूल्स है उनका उपयोग करने से क्या कंपनी के संसाधनों का दुरुपयोग होता है। तो इस तरह हमने देखा जो मून लाइटिंग है विनाशकारी है। क्यों? क्योंकि इससे हितों का टकराव होता है, डेटा और गोपनीयता का उल्लंघन होता है, बर्नआउट की समस्या आती है जिससे हमारे कर्मचारी की कम उत्पादकता होती है, कंपनी के संसाधनों का दुरुपयोग होता है। अब हम देखेंगे मून लाइटिंग के कानूनी पहलू जो क्या है भारतीय संदर्भ में देखें। तो मून लाइटिंग के कानूनी पहलू की बात करें भारतीय संदर्भ में, तो भारत में मून लाइटिंग को लेकर सख्त नियम और कानूनी प्रावधान मौजूद है। क्या भारत में मून लाइटिंग को लेकर क्या सख्त नियम और कानूनी प्रावधान मौजूद है? जैसे हमारा फैक्ट्री अधिनियम 1948 है, फैक्ट्री एक्ट 1948 है, ये क्या कहता है कि इसकी धारा 60 के तहत दोहरी नौकरी या ड्यूल एम्प्लॉयमेंट पर प्रतिबंध होता है। हालांकि ये मुख्य रूप से फैक्ट्री श्रमिकों पर ही लागू होता है। फिर रोजगार अनुबंध की बात करें एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट की, तो भारत में अधिकांश आईटी और कॉर्पोरेट कंपनियों क्या है अपने नियुक्ति पत्र जो अपॉइंटमेंट लेटर है उसमें एमिनिएंट डोमिनेंट या एमिनिएंट डोमेन या फिर एक्सक्लूसिव एम्प्लॉयमेंट क्लोज शामिल करती है। ये तुम्हारे क्लोज है, जो क्लोजों को हमारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है आईटी कंपनियां कॉर्पोरेट कंपनियां, ये जो उनका अपॉइंटमेंट लेटर होता है नियुक्ति पत्र उसमें एमिनिएंट डोमेन या फिर एक्सक्लूसिव एम्प्लॉयमेंट क्लोज शामिल करती है। इसके तहत क्या होता है, इसके तहत हमारे कर्मचारी सेवा अवधि के दौरान कहीं और काम नहीं कर सकता। अदालती रुख की बात करें तो भारतीय अदालतों ने भी ये माना है कि यदि कोई कर्मचारी अनुबंध का उल्लंघन करके चोरी छिपे दूसरी नौकरी करता है तो कंपनी उसे बिना नोटिस के बर्खास्त मतलब टर्मिनेट भी कर सकती है। अब हम देखेंगे मून लाइटिंग को रोकने और प्रबंधित करने के उपाय क्या क्या हैं। तो कंपनियां इस विनाशकारी प्रवृत्ति से निपटने के लिए बहुत सारी रणनीतियां वो अपना सकती है। जैसे आईटी ट्रैकिंग और ऑडिट की बात करें तो कंपनी के लैपटॉप पर बैकग्राउंड ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर और वीपीएन लॉग्स को निगरानी करके ये कंपनी क्या है क्या कर सकती है, कंपनी के जो लैपटॉप है उन पर बैकग्राउंड ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर और हमारे वीपीएन लॉग्स की निगरानी करना, ताकि पता चल सके कि कर्मचारी काम के घंटों के बाहर किन टूल्स या फाइलों पे काम कर रहा है। तो भविष्य निधि खाता संरक्षण की बात करें, जो हमारा पीएफ की बात करें खाता संरक्षण की, तो कंपनी कर्मचारी के यूएन मतलब यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के जरिए ये आसानी से जांच कर सकती है कि क्या किसी अन्य नियोक्ता के द्वारा भी उनके पीएफ खाते में कोई योगदान किया गया है या नहीं। तो स्पष्ट नीतियों की बात करें हमारे मून लाइटिंग पॉलिसी की, तो कुछ कंपनियां नो मून लाइटिंग की सख्त नीतियां अपनाती हैं, जबकि हमारे कुछ आधुनिक कंपनियां जैसे स्विगी शर्तों के साथ पूर्व अनुमति लेके गैर प्रतिद्वंदी क्षेत्रों में मून लाइटिंग की अनुमति दे ही देती है। अब हम देखेंगे कुछ केस स्टडी के बारे में जो मून लाइटिंग से संबंधित है। केस स्टडीज की बात करें तो भारतीय आईटी कंपनियों का मून लाइटिंग पर क्या रुख है उनकी बात करें, तो मून लाइटिंग का मुद्दा तब सबसे ज्यादा चर्चा में आया जब हमारे महामारी के दौरान क्या महामारी के बाद में वर्क फ्रॉम होम के दौरान यह प्रवृत्ति तेजी से बढ़ी थी। भारत की शीर्ष आईटी कंपनियों ने इस पर कड़ा रुख अपनाया था। जैसे हमारी विप्रो कंपनी है उसकी बात करें तो वर्ष 2022 में विप्रो ने एक साथ 300 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से नौकरी से निकाल दिया था। कंपनी को पता चला कि कर्मचारी क्या विप्रो के पेरोल पर रहते हुए सीधे तौर पर उनके प्रतिस्पर्धी कंपनियों के लिए काम करने लग गए थे। विप्रो के चेयरमैन ऋषभ प्रेम जी ने इसे कॉर्पोरेट जगत में सरासर धोखा करार दिया था, चीटिंग कहा गया। इसने हमारे विप्रो के चेयरमैन ऋषभ प्रेम जी ने। फिर इन्फोसिस की बात करें उनका जो उदाहरण है कि इन्फोसिस ने अपने कर्मचारी को सख्त चेतावनी भरा ईमेल भेजा था जिसमें हमारे कहा गया था कि दोहरी नौकरी ड्यूल एम्प्लॉयमेंट कंपनी के आचार संहिता मतलब कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है और उल्लंघन करने पर कर्मचारी को बर्खास्त किया जा सकता है। हालांकि बाद में उन्होंने आंतरिक रूप से गिग वर्क करने की अनुमति देने के लिए नीतियों में थोड़ी थोड़ी ढील दे दी थी, बशर्ते कर्मचारी पहले से इसकी लिखित अनुमति ले मतलब गिग वर्किंग के लिए तो अनुमति दे दी थी, बस ये है कर्मचारी इसकी थोड़ी सी परमिशन पहले ही ले तभी ये किया जा सकता है इन्फोसिस के अंदर। टीसीएस की बात करें तो टीसीएस ने मून लाइटिंग को एक नैतिक मुद्दा माना है। उनका कहना है था कि कर्मचारी दो जगह पर काम करके अपनी मुख्य कंपनी के डेटा और गोपनीयता को जोखिम में डालते हैं, जिससे क्या कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विनाशकारी संचार के और कौन कौन से दूसरे रूप है उनकी बात करें, तो साइबर स्लैकिंग और मूनलाइट के अलावा कार्यस्थल पर होने वाले अन्य घातक इलेक्ट्रॉनिक संचार कौन कौन से हो सकते हैं उनकी बात करें। जैसे हमारे साइबर बुलिंग और फ्लेमिंग की बात करें, या साइबर बुलिंग और फ्लेमिंग की बात करें तो डिजिटल माध्यम जैसे हमारे स्लैक, टीम्स और व्हाट्सएप, इन पे क्या सहकर्मियों को अपमानित करना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना, ऑनलाइन ट्रोल करना, ये हमारे साइबर बुलिंग या फिर फ्लेमिंग के अंतर्गत आता है।
ये कार्यस्थल को मानसिक रूप से विषाक्त मतलब टॉक्सिक बना देता है। तो क्लिकबैट और हमारे अफ़वाहें फैलाने की बात करें और डिजिटल र्यूमर मॉनिटरिंग की बात करें, तो संगठन, वरिष्ठ अधिकारियों या किसी नीति के खिलाफ झूठी खबरें फैलाना, ये कंपनी के गुप्त दस्तावेज ऑनलाइन साझा करना, जो हमारे गुप्त दस्तावेज है उनको लीक करने की बात कर रहे हैं, तो वो ऑनलाइन साझा करना इसके अंदर शामिल होता है। फिर ईमेल बमबारी और स्पैमिंग की बात करें, ये ईमेल बमबारी और स्पैमिंग की बात करें, तो जानबूझकर भारी मात्रा में अनावश्यक ईमेल या फिर बड़ी फाइलें भेजना, जिससे हमारे सर्वर क्या क्रैश हो जाता है और व्यावसायिक संचार पूरी तरह से बाधित हो जाए। सोशल इंजीनियरिंग और फिशिंग की बात करें, तो कर्मचारी को धोखे या लालच में फंसाकर कंपनी के संवेदनशील वित्तीय डेटा या पासवर्ड को चुराना हमारे सोशल इंजीनियरिंग या फिशिंग के अंतर्गत आता है। तो इस तरह हमने देखा जो इलेक्ट्रॉनिक और विनाशकारी संचार के 3 बड़े रूप और उनके सहायक 3 रूप देखे। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।